हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी बेसिकली एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम यूनिट 6 कवर करने वाले हैं, अग्नसूता के बारे में। शुरू करने से पहले एक तो जरूरी बात है, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल पर वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको यहीं पर सारी अपडेट मिल जाएगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये 4 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हैं यूट्यूब पर। सो आप लोग अपने जूनियर्स को या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह आप उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो एटलीस्ट उन लोगों को ईजी हो जाएगा ना पढ़ने में। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 6 शुरू करते हैं अग्नसूता के बारे में। इसको दिग् निकाय से भी आप डिनोट करते हो, क्योंकि ये बेसिकली जो गौतम बुद्ध है ना, उनकी राइटिंग्स से ही निकाला गया कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जो फोकस करने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में है ना, कि किंगशिप की क्या थ्योरी है, क्या राजत्व का सिद्धांत है, क्या इनकी फिलॉसफीज थी, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो तो मैंने थोड़ा सा ना बैकग्राउंड दिया है इसमें। ये बात सही है कि जो हमारा लिटरेचर है जितना भी अवेलेबल है, आप वैदिक एरा से देखेंगे तो सिंपली इलेबोरेट किया हुआ है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। जो पहले के आप एक्सप्रेशन देखोगे, एक्सप्रेशन इन द सेंस जब राइटर लिखते थे तो जिस तरीके से या जिस चीज को फोकस किया जाता था, बेसिकली सोशल और जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनको ही लेके चला गया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि इन्हीं को फाउंडेशन बनाया गया और लेटर ऑन क्या हुआ, डेवलप हुए यही कॉन्सेप्ट। तो शुरुआत में ये हुआ ना कि अब नॉर्मल एक थॉट अगर आपको दूं कि समाज कैसे बना, कैसे आया, क्या लोग अभी जो आप देखते हो सोसाइटी बनी हुई है, पूरा रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, क्या शुरू से ऐसी था? फिर उसके ऊपर सोचा जाए कि नहीं, शुरू से तो ऐसा नहीं था। पहले तो नहीं था ना ऐसे, पहले तो मोनार्की चलती थी, राजा ही राजा वाला सिस्टम था। पर राजा से पहले भी तो कोई सिस्टम होगा ना। तो मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं, तो उस टाइम पे वो लिखना शुरू किया गया एंड देन फिर वो लेटर ऑन वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया, ठीक है। और ये जो आइडिया है धीरे धीरे लेटर ऑन डेवलप्ड होते गए। और आप ये भी देखोगे कि इनके चैनल्स बहुत सारे थे। कहने का मतलब ये कि आप जब ब्राह्मणिकल लॉज का जो आप लिटरेचर देखोगे, ठीक है, जैसे स्मृतिज में लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है, ऐसे ही आप और देखोगे आदि काव्य के बारे में, धर्मशास्त्र है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप ये देखोगे जो बुद्धिस्ट और जो जैन वाले वर्ग है ना, मतलब क्योंकि जैन धर्म का अलग आप कॉन्सेप्ट देखते हो, बुद्ध के अलग देखते हो, मतलब जो बौद्ध धर्म है, ठीक है। सो इनको आप देखोगे। इसके अलावा क्लासिकल संस्कृत और तमिल लिटरेचर में भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है लेटर ऑन डेवलप्ड दिखेंगे। टाइम वही वाली बात है कि हर टाइम की अपनी अपनी खासियत थी, तो अलग अलग तरीके से इनको मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में क्या हुआ है, कवर किया गया डिटेल मैनर में। अच्छा, बुद्धिज्म जो है ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पे जो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा मतलब जिसका प्रचार प्रसार हो रहा था, है ना, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, ये वो वाला टाइम है जिस टाइम पर मतलब आप देखोगे सोसाइटी में चेंज हो रहे थे। मतलब एंशियंट इंडिया में बुद्धिज्म प्रोडक्ट है एक तरीके से सोसाइटियल चेंजेस का। आप अगर एक कॉन्टेक्स्ट समझो तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ इसमें, कि इस टाइम पे ना ऐसा देखा गया कि लोगों की नीड्स चेंज हो रही हैं, और ज्यादातर ये वो टाइम पीरियड था जिसमें जो लोगों की जरूरत है वो कैसी हो रही थी, मटेरियल कल्चर के बिहाफ पे। मतलब समझ पा रहे हो कि जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं, कि मतलब लालसा बढ़ रही है ज्यादा से ज्यादा कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर जो मेन स्पिरिचुअलिटी की बात है, इंडिविजुअल को अंदर से जो डेवलपमेंट करने की बात है ना, कि आप उस लेवल पे पहुंचो कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो, वो वाला टाइम नहीं था। इसमें क्या हो रहा था, इस टाइम पर मटेरियल कल्चर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्प्रेड हो रहा था, बहुत इंक्रीजिंगली फास्टली स्प्रेड हो रहा था। तो इसी टाइम पे बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आया और लोगों ने समझना शुरू किया फिर उसको, ठीक है। ये बात सही है कि हमारे जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं वो इंडिकेट करते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपको दिखते हैं। एक बात और यहाँ समझने वाली है कि आप देखोगे जैसे यहाँ ना आपको हमारे मतलब राइटिंग्स में आपको दिखाई देगा कि जो अर्ली बुद्धिज्म है, देखो जो बुद्धिज्म के थॉट है ना, ये भी लेटर ऑन अलग और डेवलप हुए हैं। तो जो अर्ली बुद्धिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, या जिस उस टाइम पर जब राइटर्स लिखते थे तो उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। एक बात समझो, ये जो इंटरप्रिटेशन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हम सबकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल है, डे टू डे लाइफ में भी आप देखोगे, और पढ़ाई में भी। बात क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट की, है ना, कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने लिखा है तो आप क्या एग्जैक्ट उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने कहा अच्छा, तो अब एक मैंने बोला अच्छा, तो आप समझ पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट, दोनों में मेरा लहजा बहुत अलग था बोलने का, अच्छा। तो आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो? एक किसी को लग सकता है कि अच्छा उन्होंने तो ऐसे ही बहुत मतलब ऐसे ही बोल दिया होगा, किसी को लग सकता है नहीं, उनका ना मतलब देखा उन्होंने किस तरीके से एम्फेसाइज करके बोला अच्छा। तो
समझ पा रहे हो? इंटरप्रिटेशन, आपके लिए कुछ और इंटरप्रिटेशन होगी इस अच्छा वर्ड की, किसी और पर्सन से पूछोगे तो वो कोई और इंटरप्रिटेशन देगा। समझ रहे हो? तो सेम वही वाली बात है कि जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में लिखा गया तो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किए उसमें, राइट। और आगे जाके देखोगे तो उसी में ही और भी लेटर ऑन डेवलपमेंट मिलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया था। तो जो अर्ली बुद्धिज्म है, आप देखोगे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल जो नोशंस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं उस टाइम के थिंकर्स के जो राइटिंग्स हैं उनमें। इसके अलावा जो अर्ली बुद्धिज्म इस चीज को भी मतलब फोकस करते थे कि जो इंडिविजुअल का एथिक्स है, मतलब उनका कंसर्न था कि एक इंडिविजुअल डेवलप हो, उसको इनका काम ये था कि मतलब इंडिविजुअल को ही हमें फोकस करना है, एंटिटी को, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में ये वाली चीज कहीं ना कहीं इनकरेक्ट साबित हुई, प्रूफ हुई, ठीक है। और जो प्राइमरी गोल था अर्ली बुद्धिज्म का वो यही था कि एक इंडिविजुअल पर्सन की, मान लो ये एक पर्सन है, तो इस पर्सन की हमें क्या करनी है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है। एथिकली ये बंदा बहुत ज्यादा, मतलब ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप करे, इस चीज का ध्यान रखा जाए। ये अर्ली कॉन्सेप्ट था बुद्धिज्म का। इस चैप्टर में आप ये देखोगे किस तरीके से, मतलब इस चैप्टर में कोशिश की गई है एक्सट्रैक्ट करने की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। और ये कहां से निकाला गया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, थेरवाद, जो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है उसमें से आप देखोगे, जिसमें आइडिया ऑफ नॉन सेल्फ या अनंत वाला जो आइडिया है वो आपको दिखाई देता है। अच्छा, इसके अलावा जो इशू है पॉलिटिकल अथॉरिटी के एंड ऑब्लिगेशन के, उसके बारे में क्या बात करते हैं ये टेक्स्ट। तो जो अर्ली बुद्धिस्ट आइडिया है, मतलब अगर आप उनका नेचर देखो, ग्राउंड देखो, जस्टिफिकेशन देखो, जो पॉलिटिकली ऑब्लिगेशन का है, ये अथॉरिटी हो गई, ये सारी की सारी आपको जैसे पाली कैनन में आप अलग तरीके से देखोगे। नॉन कैनोनिकल जो लिटरेचर है, मतलब जो अर्ली बुद्धिज्म वाला है, आप वहां इसको मतलब बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो अगर आप वहां डीप डाउन जाकर उसको डिटेल स्टडी करते हो। हम जो है अपने सेक्शन में मतलब लुक आफ्टर करेंगे वैदिक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि वैदिक टाइम पीरियड में या फिर जो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है वो किस तरीके के पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करता है, पावर को किस तरीके से एक्सप्लोर किया गया वो देखेंगे। इसके अलावा एक चीज और है इसमें जो मैनकाइंड के बारे में है ना, कि जो मानवता है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर अब ना मतलब वो मेच्योरिटी आ चुकी है, राइट, कि आपको किस तरीके से अपने पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन है उनको ऑब्लिगेट करना है, किस तरीके से अपनी अथॉरिटीज को मेंटेन करना है, क्या आइडिया है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के पीछे। तो इन सबको ना अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, अलग अलग वे में इनको बांटा गया है या क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक चीज और भी है जो ध्यान रखने वाली है कि जब हम इनको अलग अलग वेज में पढ़ेंगे तो उनके ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्सन ने आपके वो चारों वे आपको दे दिए तो वही फिक्स है, नहीं, मल्टीपल आपको अलग अलग थॉट प्रोसेस दिखाई देंगे। इसके अलावा आप ये देखते हो इसमें कि जो इन्होंने कंसंट्रेट किया है इंडिया के ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में, मेजर जो बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, पावर की बात कर रहे हैं, तो इसको एक्नॉलेज किया गया है, बहुत सारे थिंकर्स ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हर कोई पर्सन अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, अपने हिसाब से, मतलब कोई भी टेक्स्ट पढ़ा और अपने हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी है या अपने कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे के जो थॉट हैं उनको भी वैल्यू किया है समवेयर। अब जैसे मैं आपको वो जो क्लासीफाई किया है मैं उसको एक बार स्टार्ट करती हूँ इसमें। अगर सबसे स्टार्टिंग वाली बात जो देखा जाए ब्रीफली, कि जो थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है अर्ली बुद्धिज्म की, उन्होंने फोकस किया है और प्राइमरली एक्सेप्ट भी किया है ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स के थॉट प्रोसेस को, क्योंकि जिस तरीके से जो राइटिंग का कॉन्टेक्स्ट था उनका लिखने का, इन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया है। 4 डिफरेंट आपको वेरिएंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर ना हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अलग अलग कौन कौन से थॉट प्रोसेस थे जो उस टाइम पर चला करते थे, ठीक है। तो जो मेजर है आप ये देखोगे कि मोनिस्टिक है ना, पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में जो थियोलॉजिकल का फर्स्ट फॉर्म है वो डेवलप हुआ था आपका। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो जो मोनिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, या फिर अद्वैतवाद की, है ना, ये बात कर रहे हैं कि जितने भी आप ये देखोगे कि जो कॉस्मिक पर्सन है, कॉस्मिक पर्सन समझ लो जो भी ब्राह्मणीय व्यक्ति बोलते हैं, है ना, कि जो जिनके पास ऐसा माना जाता है कि जो बहुत टॉप पर हैं या जिनके पास बहुत नॉलेज है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके जो सेक्रीफाइस हैं वो मतलब उसकी वजह से, या फिर जो रूलर्स की जो अथॉरिटी है वो ड्राइव ही यहीं से हुई है कि जब इन्होंने सेक्रीफाइस करना शुरू किया जो कॉस्मिक पर्सन है, तो उनके रिजेक्शन की वजह से ये वाली जो मोनिस्टिक पर्सपेक्टिव है थियोलॉजी का वो क्रिएट हुआ। ये बात सही है कि ये वो टाइम था जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट है ना, उनके लिए ये रूल था कि उनको क्या करना है, अपने रूलर की बात को ओबे करना है। समझ पा रहे हो, रूल सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, प्रजा की बात हो रही है कि प्रजा का ये धर्म था कि उनको अपने राजा की बात को मानना ही मानना है हर हाल में।
रीजन क्या था, क्योंकि राजा को बनाया किस लिए गया है, राजा को बनाया ही इसीलिए गया है डिवाइन के थ्रू या फिर कॉस्मिक पर्सन के थ्रू, ताकि ये इन लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके, इन्हीं की भलाई के लिए तो राजा को बनाया गया। तो ये ऐसा थॉट था। एक सेकेंड वर्जन में अगर आप देखोगे तो जो थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है आपकी, ठीक है, उसमें बात हुई डिवाइन इन्वेंशन की। ये भी बात कहा गया कि इस टाइम पे ना बहुत सारे न्यूमरस फॉर्म में, मतलब आपको ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस मिलेंगे। आप देखो महाभारत का टेक्स्ट देखो, आपको वहां भी इसके बारे में बात मिलेगी। डिवाइन क्रिएशन, मतलब ऐसा कहा गया कि ये जो मतलब जो राजा की अथॉरिटी है या फिर ये जो रूल रेगुलेशन है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन है, मतलब भगवान ने ही बना के भेजे हैं, तो ऊपर से ही ये चीज मतलब कहीं ना कहीं है, ठीक है। अच्छा, नरेशन गोज, मतलब आप एक बात बताओ, इसका जो थॉट प्रोसेस है आपसे अगर पूछा जाए तो हो सकता है आपको कोई और आइडिया है तो आपको लगेगा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ लोग मानेंगे हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, समझ रहे हो। तो हम सबके भी तो अपने अपने थॉट प्रोसेस है ना। तो ऐसा कहा गया कि सब कुछ ना फ्लोलेस चल रहा था, सब कुछ नेचुरल था वर्ल्ड में, कोई दिक्कत नहीं थी। शुरुआत के टाइम की बात कर रहे हैं। और जो इंसान है, मतलब यहाँ मैन की बात ओनली पुरुष से नहीं हो रही, मतलब ह्यूमन से बात हो रही है, राइट, कि जो ह्यूमन है वो बहुत आराम से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, पीसफुली बढ़िया आराम से रह रहे हैं। तो मतलब ये वो वाला टाइम था। अब एक थर्ड टाइम की बात आती है मैजिको रिलीजियस व्यू की। ये जो थर्ड वेरिएंट है थियोलॉजिकल थ्योरी का, आप इसमें देखेंगे कि ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये जो मैजिको रिलीजियस है इसका सीधा सीधा जो मतलब रिलेशन बनता है वो हिंदू पॉलिटिकल व्यू से बनता है। इसके अलावा आप इसमें ये चीज और देखोगे कि इसको जो डिस्क्राइब किया हुआ है या फिर ये जो अथॉरिटी है या ये बिलीफ की बात हो रही है, ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है, ये सब कुछ कहां से ड्राइव हो रहा है, हाईएस्ट फॉर्म से। हाईएस्ट फॉर्म समझ रहे हो, मतलब जो जैसे आपकी डिवाइन एनर्जी ही होती है ना, जो सबसे ऊपर होती है, कि कोई तो सुपीरियर है जो सब कुछ चला रहा है, ठीक है। इसके अलावा रेसिप्रोकल लिंक की बात हो रही है। रेसिप्रोकल लिंक किसमें मेंटेन करेंगे, स्पिरिचुअल अथॉरिटी में और टेम्पोरल पावर में। तो कि ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो थर्ड वेरिएंट में इसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल जो वर्जन है थियोलॉजिकल थ्योरी का, इसमें बात हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके मतलब लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, समझ लेना कि ये किसकी बात हो रही है, किंग और सब्जेक्ट की बात हो रही है। कि ऐसा कहा गया कि किंग और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है, कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रजा है, वो मिलकर डिसाइड करती है कि भैया हम आपको किंग बना रहे हैं, आप हमारे किंग हो, हमने आपको मान लिया है, हम आपको टैक्स वगैरह देंगे और आप बदले में क्या करोगे, हमारा वेलफेयर करोगे, हमारी सिक्योरिटी करोगे, ठीक है। तो इसकी बात हुई। और ये कहीं ना कहीं वही कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, मतलब राजा को डिवाइन बीइंग समझा गया ना, कि आप भगवान के द्वारा भेजे गए हो तो आप हमारा टेक केयर करोगे। तो ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड इंपेरिकल रीजनिंग। ये वो रिजल्ट था जिस टाइम पर लॉजिकल और जो इंपेरिकल रीजनिंग की बात हो रही है ना, इंपेरिकल रीजनिंग का मतलब समझ रहे हो, जहां आप एक्सपीरियंस के बिहाफ पर चीजें कर रहे हो, उनकी बात हो रही है, ठीक है। इंस्टेड दे हैव मेयरली हेल्ड आइडिया दैट हैव नेवर बीन सपोर्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट। और ये वो टाइम पीरियड था, देखो क्लैशेस होते हैं कभी कभी, क्या होता है रैशनल आर्ग्यूमेंट बहुत रिजिडली आपको दिखाई देंगे, पर अपोजिट वाले जो रैशनलिटी से नहीं सोचते या बात करते, वो अपने अलग थॉट प्रोसेस देंगे। तो ऐसे आपको ये चार मतलब वेरिएंट्स दिखाई दिए उस टाइम पे, कि ये प्रेजेंट करते हैं कि क्या मीनिंगफुल नोशन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट में देखो। इवन दो ये बात भी सही है कि कुछ कुछ एग्रीमेंट आपको दिखाई देते हैं सब्जेक्ट और रूलर्स के बीच में, जो हमने फोर्थ वन में पढ़ा, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ली जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखो तो हमने बात पढ़ी थी कि इन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो थिंकर्स हैं उनके थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। सो दे आर एक्सेप्टिंग इट। इसके अलावा वो क्लेम भी कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी है नॉलेज की, डिवाइन पावर की, वो एथिकली, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये क्लेम करते हैं कि आप जब इसको इंस्पायर्ड कर रहे हो तो कहां से इंस्पायर्ड हो रहे हो, ब्रह्मा से इंस्पायर्ड हो रहे हो, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट के जो लिटरेचर है ना, उसमें इन एविडेंस को सपोर्ट किया गया है, बहुत मतलब रिजिडली सपोर्ट किया गया है कि ये बात सही है। अब आप देखोगे किस तरीके से जो वैदिक इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो भी नेव थियोलॉजिकल या मेटाफिजिकल नोशन थे, इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब अगर ये रिजेक्ट हुआ तो बदले में कोई और चीज की एक्सेप्टेंस हुई होगी, मतलब ये नेचुरल है कि एक चीज एक्सेप्ट होगी तो दूसरी रिजेक्ट होगी, राइट। सो अथॉरिटी ऑफ धम्मा, आपने धम्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, या फिर आपने गौतम बुद्ध के बारे में जब भी कभी सुना होगा तो धम्म वर्ड सुना ही होगा, नेचुरल है, भले ही हमें मतलब उसके बारे में डिटेल नहीं पता होगी, पर ये वर्ड हमने सुना होगा। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया, समझ रहे हो। अर्ली जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं अब अर्ली बुद्धिज्म से इस वाले जो लेटर बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आएगा। तभी मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़े से डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से जो किंगशिप है वो आपकी वर्क करती है, या किस तरीके से क्या क्या चीजें फॉलो अप हो रही है, हम उसके बारे में देखेंगे। ये बात सही है कि जब हम प्रेजेंट करते हैं थॉट को, तो इसमें ना कॉजी हिस्टोरिकल अकाउंट की बात होती है, कि कहीं ना कहीं ये कॉजी हिस्टोरिकल अकाउंट है जिसमें मतलब गवर्नमेंट ने बर्थ किया है इसको,
को। ये बात सही है कि जब मैन का इवोल्यूशन हुआ, मतलब नेचुरल स्टेट में बहुत आराम से चीजें चल रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे से फुल्ली तरीके से पूरा फॉर्म्ड हुआ वो सिविलाइजेशन, एक जो इंसान है उसने रहना सीखा प्रॉपर, मतलब समाज में उस तरीके से चीजें हुई। यही वो टाइम है जिस टाइम पर ना मतलब लोगों ने अपने किंग को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, और उसके लिए एक वर्ड भी यूज किया गया महासम्मत करके, ठीक है, कि जब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं ये एक हमारा किंग होना चाहिए जो सारी चीजों का टेक केयर करेगा, रूल रेगुलेशन पूरा सपोर्ट होंगी, सारी चीजें मतलब फॉलो अप होंगी आराम से। इसके अलावा आप इसमें देखोगे पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, राइट। तो यहां मतलब उस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। एंशियंट इंडिया में ये बात सही है कि जो आपके स्टेट है ना, उनका साइज एक्सपेंड हुआ। जब साइज एक्सपेंड हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। और ये वो टाइम था जब बुद्धा का जो टाइम पीरियड है ना, उसके बाद और एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ी, क्योंकि हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग रूलर्स का आप देखोगे उस टाइम पर राइज हो रहा था, जैसे नंदा डायनेस्टी हो गई, ठीक है, या फिर मौर्य डायनेस्टी हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जा रहे हैं। जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर साइज बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इनके लिए फिर हमें चीजें सोचनी होंगी, ठीक है। अब बात हो रही है इवोल्यूशन ऑफ किंगशिप एंड द स्टेट इन बुद्धिज्म, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में राजत्व का क्या कॉन्सेप्ट है या फिर राज्य का क्या विकास हुआ, तो मतलब वो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेट है ना ये इमर्ज हुआ था पनिटिव, है ना, पनिटिव एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में। आप ये देखो कि अगर हमको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो सिंपल सी बात है कि आपको पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट रखना ही पड़ेगा, चाहे डराने के लिए ही सही, या फिर एक आध बार एग्जांपल सेट कर दोगे तो लोगों के मन में डर रहेगा कि जी अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो अप नहीं किया तो बदले में क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो एक वो साइकी हमारी, मतलब इंसान की जो साइकी है वो इस तरीके से वर्क करती है। इवन नॉट इंसान, जो भी लिविंग बीइंग होता है ना, कि अगर आप ये देखोगे जैसे हम साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे आप कंडीशनिंग कर दोगे, इवन एनिमल्स के ऊपर भी जैसी कंडीशनिंग कर दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स की मार बढ़ सकती है या फिर गड़बड़ हो सकती है, तो वो उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो सेम ह्यूमन बींग्स भी जब एक स्टेट में रह रहे हैं तो उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्योंकि उनकी साइकी वर्क करेगी कि भैया अगर मेंटेन नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो पक्का पनिशमेंट तो मिलने वाली है। पनिशमेंट से बचना है तो भाई फॉलो कर लो चुपचाप से। सो ये ह्यूमन बींग की विल थी। और ये बात सही है कि ये वो टाइम पीरियड था कि जिस टाइम ना देखो पीसफुल सोसाइटी मेंटेन कर रही है, पर वो मेंटेन हो कैसे पा रही है, बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स, है ना, कि आपने बैकग्राउंड में रूल रेगुलेशन फॉलो अप कर रहे हैं, आपका जो किंग है वो उस तरीके से चीजों को चला रहा है, काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, स्टेट और सब्जेक्ट के बीच में। सब्जेक्ट से समझ पा रहे हैं ना अब हम, मतलब कि प्रजा की बात हो रही है, राइट, कि आप लोगों की बात कर रहे हो यहाँ पर, है ना। और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ किंग को भी आप रिप्लेस करेंगे कि स्टेट चाहे आज का स्टेट हो हमारा, या फिर पहले के टाइम पे किंग, या फिर आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्री जहां मोनार्की का मतलब है, पूरा रूल ऑफ गवर्नमेंट मोनार्क वाली है, तो जहां मोनार्क चलता है वहां पर आप राजा रख के समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। वन कमांड एंड द अदर मस्ट कंपेल विद द कमांड, दैट मीन्स एक फॉलो अप करेगा और एक फॉलो करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन है किंगशिप का वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ यही वाली बात है कि आप जब रूल कर रहे हो, है ना, तो रूल किया जा रहा है किसी एक के द्वारा, ठीक है, जो बीच में सेंटर में होगा, चाहे वो सिंगल मैन हो सकता है, फिर मोनार्क हो सकता है, मतलब राजा हो सकता है, कोई इंसान कोई भी हो सकता है, कोई एक सिंगल एंटिटी होगी जो सबके ऊपर रूल कर रही होगी। मोनार्कीज जो है ये कहीं ना कहीं सिंबल है सेंटर ऑफ अ कल्चर के। दैट मीन्स कि जब आपका स्टेट बनाया गया, जब उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट हुआ, तो जो सेंटर में रखा गया वो किसको रखा गया, मोनार्क को, कि जो राजा है वो बीच में होगा, ठीक है, एंड उसके इर्द गिर्द फिर सारा का सारा काम होगा। ये बात सही है कि जो इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब इंटरमीडिएट किया, बहुत सारे न्यूमरस एलिमेंट्स थे, बहुत सारा इंटरेस्ट था जिनको कंबाइन किया गया। मतलब एक सोसाइटी में अगर हम काम कर रहे हैं या फिर सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये कॉमन सी बात है कि वहां पर आपको अपनी जो प्रजा है, सब्जेक्ट है, उनके इंटरेस्ट में ही रहकर काम करना पड़ेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां जो मेजर बात हो रही है इन बिटवीन ह्यूमन एंड एक्स्ट्रा ह्यूमन वर्ल्ड्स, कहने का मतलब ये कि जो इंसान और एक्स्ट्रा ह्यूमन वर्ल्ड्स की बात समझ रहे हो, कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो मानव के अतिरिक्त दुनिया है, मतलब आपके इर्द गिर्द आपकी दुनिया है, ठीक है, ऐसे ही आप किसी और पर्सन से पूछोगे उसके अलग अपनी दुनिया होगी, तो सबकी अपनी अपनी दुनिया है। तो वो उससे परे जाने की बात कर रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन वाली सोसाइटी है वो दुनिया है, एक हमारी थॉट वाली दुनिया है ना, जहां पर कहते हैं कि आप इस मटेरियलिस्टिक वाली चीज से ऊपर उठ के सोचोगे तो आपको भलाई दिखेगी, आप हिंसा नहीं करोगे, है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें, पीसफुल एक्टिविटी के लिए वर्क करोगे, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करोगे, तो ये उसकी बात करें कि उससे ऊपर जाने की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे जो दिग् निकाय, ठीक है, जहां पर कंसीडर किया गया, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, तो आप इसको जरूर मेंशन करना अपने आंसर राइटिंग में कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जहां पर आप ये देखोगे कि जो ब्राह्मण मतलब वशिष्ठ, ठीक है, उनको मतलब इंक्वायरी किया गया कि किस तरीके से, मतलब आप अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे
कि मतलब इस टाइम पे ना बुद्धिज्म ने जो ब्राह्मणिकल है ना, उस वाले कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था। दे आर लाइक कि मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नॉट द ब्राह्मणिकल क्लेम टू सुप्रीमेसी वॉज जस्टिफाई। कहने का मतलब ये कि जो ब्राह्मण क्या करते थे उस टाइम पर कि वो अपनी सुप्रीमेसी को जस्टिफाई करते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मतलब वो दावा मतलब उचित था या नहीं, उसके ऊपर काफी मतलब डिबेट डिस्कशन हुआ। तो यही चीज जो ब्राह्मण विशिष्ट हैं उनसे पूछा गया था कि मतलब व्हाट यू थिंक कि क्या ये सुप्रीमेसी सही है या नहीं है, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि मतलब अब इसी तरीके की डिबेट्स होती हैं, इसी तरीके की चीजें होती हैं जिससे फिर कुछ ना कुछ नॉलेज निकल के आती है, कंक्लूजन निकल के आते हैं, जिसके ऊपर अपने मतलब राइटर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है। अग्नसूता, जो अग्नसूता है आप इसमें देखोगे कि इसमें ट्रेस किया गया है ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को, ठीक है, कि किस तरीके से मानव सभ्यता का इतिहास बना, मतलब उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में है। ये बात सही है कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता चलती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि जब किसी चीज के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाते हो, बट कट शॉर्ट करके लिखा है तो उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, तो डेफिनेटली वी आर नॉट एबल टू डिकोड इट ना। सो यहाँ देखा गया कि किस तरीके से एक मोनार्क या फिर एक स्टेट बना, क्या क्रिएशन था, उसकी बात हो रही है। अग्नसूता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो मतलब जेनेसिस है किंगशिप की, कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो कैसे विकसित हुई, तो ऐसा कहा जाता है बहुत सारे स्टेजेस से पास थ्रू हुई जो ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक है। मतलब आज की जो करंट पोजीशन है, यहां तक पहुंचने के लिए भी आप पीछे मुड़कर देखोगे तो बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस कर हम यहां तक पहुंचे हैं। जो फर्स्ट और जो फोरमोस्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये कि ये कहीं ना मतलब देखो स्टार्टिंग की बात है क्या, कि सबसे पहले क्या होता था, फूड गैदरिंग का प्रोसेस था, कि भाई मतलब समाज वमाज कुछ नहीं था ना उस तरीके से कि सब एक नॉर्मल रह रहे हैं, सब खाने की तलाश में, ठीक है। सेकंड में देखा गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कल्टीवेशन बढ़ रहा है ना, मतलब खेती बाड़ी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है, फूड की अब अच्छी खासी अवेलेबिलिटी ढूंढना नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया कि चलो भाई अब तो हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, खोजबीन हो गई उसके बारे में, तो चलो ठीक है, अब अपनी फैमिलीज बननी शुरू हो गई, ठीक है, थर्ड प्लेस पर। फोर्थ में देखोगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्लिट एंड्स होने लग गए, कहने का मतलब स्प्लिट हो गया राइस प्लांट, ठीक है, ग्रेन को अलग से, कि भाई सेटअप कर ली पूरी पूरी बाउंड्री कि नहीं ये आपका ये मेरा, तो मतलब वो प्रॉपर्टी सिस्टम कहीं ना कहीं आ गया, उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनल स्टेज की बात हुई जब एक पर्सन जो है मतलब वो खुद का अपना पोर्शन को सिक्योर करने की बात करता है कि नहीं ये मेरा है, इसको मैं सिक्योर करूंगा, ठीक है। वो सीज करता है अदर लोगों से कहीं ना कहीं की, मतलब एक होता है ना कि दूसरों का भी जब्त कर लिया, भले ही उससे मतलब उसका हो ना हो, बस छीना छानी, मतलब अब ये वाली बात हो रही है कि अब क्या ब्लेम गेम शुरू हो गया, या फिर लालसा बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है ना, ग्रीडीनेस बढ़ रही है कि अपना तो है ही है पर और ज्यादा मतलब एक्सपेंड करना है, तो अब ये वाली चीज हो गई। तो अब ऐसे में थेफ्ट, ब्लेमिंग, फॉल्स स्पीच, मतलब ये सारी की सारी चीजें यूज होने लगी। अब जब ये सब यूज होने लग गया तो अब धीरे धीरे क्या होगा, एनवायरमेंट गड़बड़ होगा, क्राइसिस आ गया सोसाइटी में। जब क्राइसिस आ गया सोसाइटी में तो ये वो वाली बात है कि जितने भी लोग थे है ना, उन्होंने मिलकर इकट्ठे हुए, असेंबल हुए और उन्होंने डिबेट करना शुरू किया कि भाई इस प्रॉब्लम का कोई पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है क्या। फिर लोगों ने बैठकर काफी बातचीत की, तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ भाई इसको ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही नहीं समझ आ रहा था प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ में आई तो फिर सोचा चलो ठीक है ये सोशल इशू, इसको रिजॉल्व करते हैं, एग्री हुए सब, ठीक है। तो जो अग्नसूता है या फिर जो महासम्मत की बात हो रही है ना, इसको अगर हम देखा जाए तो मतलब स्टार्टिंग में कोई राजा का ऐसा वो नहीं था, मतलब कोई ऐसा ना स्टेटस नहीं दिया गया था कि जो महासम्मत है आप उसको राजा कह के डिनोट करोगे। इनको सिर्फ परमिट किया गया था क्या, कि आप सोसाइटी में ना थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखो, शांति को बना के रखो, और जो भी ऑर्डर वगैरह है ना उनको आप थोड़ा सा मेंटेन कर लो, इंप्लीमेंट कर लो लोगों के ऊपर, जितने भी मतलब जो लॉज बनाए गए हैं या फिर कम्युनिटी या ट्राइब है उनके थ्रू आप क्या करो, उनको मतलब ऐसे कर दो कि वो अपनी इच्छा से रूल रेगुलेशन को फॉलो अप करें, ऐसा ना लगे कि थोप रहे हैं हम। इसे पूरा करने के लिए क्या हुआ कि जो महासम्मत है ना उनको डिक्लेयर किया गया कि वो कहीं ना कहीं एक राजा की तरह काम कर रहे हैं, तो तब उस टाइम पे उनको एक राजा का मतलब उपाधि दी गई या स्टेटस दिया गया। ये बात सही है कि उनको रेफर किया गया था एज अ खटिया, मतलब ये वर्ड है, टर्म है जो यूज की गई। अब इसको अगर आप देखो, इसके थोड़े से कॉन्टेक्स्ट में अगर जाओ तो मतलब ऐसा कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ द फार्म स्टेट्स, कहने का मतलब ये कि खेतों का स्वामी, ठीक है। या फिर एक वो वाली बात हो रही है कि जो राजा है वो प्लीज करेगा या प्रोटेक्ट करेगा अपने लोगों को, ये उसका धर्म है ना, ये उसकी राइटिशियसनेस है कि धम है एक राजा का, क्या कि वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपने सोसाइटी के लिए, अपने राज्य के लिए वो सारे एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भला हो और लोग सेफ रहें। और यही चीज मतलब जो महासम्मत है, यही वर्ड फिर लेटर ऑन चेंज हो जाता है मतलब राजा के नाम में, तो वर्ड का रिप्लेसमेंट हो गया। अब इसको अगर अलग तरीके से देखे जाए, अब आज के टाइम पे राजा तो नहीं चल रहा, अगर हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या चल रहा है, स्टेट चल रहा है। तो स्टेट के अकॉर्डिंग इस व्यू को देख लो कि किस तरीके से वाइड स्प्रेड लेवल पर एक्सेप्टेंस होनी शुरू होती है, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि जो
मतलब सम्मता है, इसको स्थापित किया गया कि इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस है जिसको हर कोई फॉलो अप करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए ही बने हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ धम। जब धम की प्रैक्टिस हो रही थी तो ये सपोज किया गया कि ये डिफेंड करने के लिए बने हैं। सिंपल सी बात है, आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराएंगे, आपको इन द सेंस हर एक इंडिविजुअल के राइट की, अधिकार की रक्षा होगी, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। और जब ये सारी चीजें क्रिएट हो रही थी तो इस चीज का ध्यान रखा गया था कि कहीं ना कहीं आप ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराओगे अपने समाज में ताकि लोग बहुत खुश रहें, लोगों का। और ये सारी की सारी चीजें ना मतलब ऐसी जस्टिफिकेशन हो लोगों के साथ। और इसकी सारी जुरिस्डिक्शन किसके अंडर थी? जो आपके राजा हैं, है ना, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें कही गई। अग्नसुता में मतलब अग्नसुता का जो मतलब नैरेटिव है, अगर हम उसमें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो धम है ना, वो अपीयर ही इस बात से हुआ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। क्योंकि जो सेल्फिश थे वो क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उनकी ग्रीडीनेस बढ़ रही थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने लैंड की साइज को बढ़ाएंगे या फिर दूसरे की चीज को भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लेने की। अब ऐसे में और लोगों का राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उनके वायलेशन की वजह से, है ना, कि उनका वायलेशन हो रहा है राइट का। सो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आपकी सेफ्टी हो पाए। तो इसी वजह से स्टैब्लिशमेंट हुआ ऑर्डर का और स्टेट का। दिग् निकाय जो है या फिर अग्नसुता में मतलब ये सारी बातें कंटेन की गई हैं, सारे थॉट लिखे गए हैं, किस तरीके से क्रिएशन हुआ एक स्टेट का, ठीक है, क्या क्या चीजें फॉलो अप हुई। और इसको ही आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हो। विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना सवाल किए ये बात स्टेट की गई कि जो मोनार्क है उनको जैसे चूज किया गया तो उनका एक जॉब है, मतलब उनकी एक ड्यूटी है कि अगर आपको राजा बनाया गया तो आपको ऐसे नहीं राजा बनाया गया कि आप मस्त सिंहासन पे बैठे और मस्त इंजॉय कर रहे हो आप आराम से, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपकी प्रजा का क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ बात हो रही है कि आपकी जॉब है कि आप क्या करोगे, पीस को, ऑर्डर को मेंटेन करोगे, प्रॉपर्टी लोगों की प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खाली टैक्स लगाए जा रहे हो और प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, नो। अगर टैक्स मिल रहा है बदले में तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को सुरक्षा देनी पड़ेगी, लोगों को फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, डेवलपमेंट का एनवायरमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, जस्टिस देना पड़ेगा उनको। तो ये सारी की सारी चीजें राजा की ड्यूटी थी। अग्नसुता ने ये भी मतलब ये बात सही है कि उसने काफी डिटेल में चीजें की, पर इस चीज का कहीं भी कोई मतलब ऐसा उल्लेख नहीं किया गया या फिर ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं की गई, कुछ मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ कास्ट से रिलेटेड कि पर्टिकुलर इस वाले कास्ट के लोग ही राजा बन सकते हैं या फिर कास्ट सिस्टम होगा नहीं होगा इसमें। तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया, बस यही कहा गया कि भाई नॉर्मली जो भी कम्युनिटी अपने लीडर को चुनती है मतलब वो सुप्रीम है, उनकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, उनको फॉलो अप करना है। तो जो सॉवरेनिटी है उसको वो क्या मान रहे हैं कि लोगों ने उनको ना बिना किसी मतलब एक होता है ना कि बिना किसी अपोजिशन के आराम से मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या किया है लोगों के ऊपर, मतलब एक होता है ना कि अपनी जिम्मेदारी लेकर खुद से कि हाँ जी हम सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लीडर है, इस तरीके से चीजें की हैं। ये बात सही है कि जो किंग है, आप अगर देखोगे कॉन्टेक्स्ट अगर इसका, तो भाई सारे के सारे लोगों ने, एंटायर जो पॉपुलेशन है उन्होंने क्या किया है, मिलकर, है ना, एंटायर पॉपुलेशन ने मिलकर अपने राजा को चूज किया। तो उनका ये अधिकार भी बनता है कि अगर जरूरत पड़ रही है तो वो उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कहा गया कि आप ये देखो कि ये वो इंसान है जो सबसे ऊपर है। तो ये जो मेन अंतर है ना इनमें कि आप ये देखोगे कि जो डिफरेंस है वो यही माना जाता है इनके कि जब आपने एक राजा का चुनाव किया तो आपने ये नहीं सोचा था कि किस कास्ट का है, ठीक है, तो या फिर ये क्या करेगा क्या नहीं। आपने बस ये देखा कि जैसे आफ्टर इलेक्शन आप देखो कि राजा सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ये बात सही है कि इवन दो वो इतना हैंडसम होना चाहिए, फिर कमांडिंग फिगर होना चाहिए ताकि उसको अपने राइट्स पता हो। हैंडसम की बात ना, यहाँ मैं शक्ल से सुंदर की बात नहीं कर रही हूँ, हैंडसम की बात ये हो रही है कि मतलब यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है मतलब वो समझना कि कॉन्टेक्स्ट की बात ये है हैंडसम की कि वो इतना स्मार्ट हो, समझ रहे हो, कि उसको पता हो कि मुझे कहाँ कौन सी टैक्टिक्स यूज करनी है, कहाँ कौन सी टेक्निक लगा के अपने लोगों का फेवर करना है, और कहाँ पर मतलब बाहरी जो थ्रेट है या फिर एक्सटर्नल थ्रेट वगैरह से बचाव करना है। इंटरनली भी बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं तो उनको कैसे डील करना है, तो आप इतने स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो हैंडसम वो वाला कॉन्टेक्स्ट में है। इसके अलावा महासम्मत ओनली ऐसा वो नहीं है कि जो लॉ गिवर है। ये बात सही है कि इस टाइम पे क्या है कि लोगों को ये राइट है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई राजा अगर उनके लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने ही चुना है, तो सिंपल सी बात है कि लोगों के पास भी इतना राइट रहता है ना कि अगर नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा वो राजा को बोलेंगे या फिर उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, सिंपल। ये बात सही है कि मतलब जो मेजर है, क्योंकि इनको किसने चुना, लोगों ने चुना, तो ये लोगों के बीच ही रहेंगे लीडर बनके। इसके अलावा मतलब राइस का मतलब कॉन्सेप्ट बहुत चलता था उस टाइम पे कि ज्यादातर मतलब चावल के दानों पर ही जिंदा रहने वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो वो चलता था क्योंकि लोग भी ज्यादातर वही फूड इनटेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो हैव इट। अच्छा, इसके अलावा जो अर्ली बुद्धिस्ट का जो एटीट्यूड है, जो किंगशिप के बारे में उन्होंने लिखा, तो जो पाली के जो कॉन्टेक्स्ट है ना आप उसमें भी देखते हो कि उसमें भी ये चीजें थोड़ी सी हमें दिखाई पड़ती हैं। डिस्क्रिप्शन है या फिर ओरिजिन है किस तरीके से जो मतलब किंगशिप का इंस्टीट्यूट का
हुआ, तो आप मेजर जो देखोगे, जैसे फर्स्ट जो मोनार्क है उसको क्या किया गया, लोगों ने चूज किया, और किया क्यों, ताकि जस्टिस और ऑर्डर को मेंटेन कर पाए वो लोगों के बीच में। महासम्मत को मतलब एग्री किया गया ना, महासम्मत जो वर्ड है जिसको राजा में बाद में रिप्लेस किया गया था, कि उनको एग्री किया गया, उनको अलाउ किया गया कि वो अपने मतलब एक होता है कि आपको ये अनुमति दे रहे हैं हम सब मिलकर कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हम सबका टेक केयर करोगे। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम सब अपना अपना खुद देख रहे थे, पर अब हमारी सेफ्टी के लिए हम आपको अपने सारे राइट्स दे रहे हैं, फिर अब आपको वो क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसकी बात हो गई, तो ये काम हुआ। अगर आप इसको ब्राह्मणिकल नोशन के साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हो, है ना, तो यहाँ ये वाली बात दिखाई देती है कि किस तरीके से जो किंग है एक रोल प्ले कर रहा है एज अ, अगर आप देखो कॉस्मिक और डिवाइन फंक्शन, क्योंकि ये दोनों ही चीजें काफी वो हैं कि डिवाइन एनर्जी के हिसाब से अलग चीजें चलती हैं, और जो आप ये देखोगे कि लोगों ने मिलकर उनको मतलब ये राइट दिया, तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ये बात सही है कि जो राजा है या फिर महासम्मत है वो एक एग्जीक्यूटिव का वर्क करता है, क्योंकि वो इंश्योर करेगा लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर रहे हो सोसाइटी में या नहीं कर पा रहे हो, तो एक राजा का काम है कि भैया उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी बात सही है कि वो अनबायस्ड हो, मतलब उसको ना पक्ष नहीं लेना किसका, वो एकदम निष्पक्ष होकर काम करेगा। क्योंकि ये बात सही है कि अगर उसको लगता है किसी ने भी मतलब रूल रेगुलेशन का, कस्टम्स का वायलेशन किया है, तो डेफिनेटली उसको पनिश मिलेगी मिलेगी, फिर चाहे कोई भी हो वो, और कोई भी मतलब ग्रुप इसमें क्वेश्चन नहीं करेगा इस चीज के बारे में, ठीक है। ये वाली बात सही है कि अगर देखा जाए तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, है ना, लॉ एंड जस्टिस की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि राजा को देना जरूरी है। अब आप यहाँ एक मेन कॉन्सेप्ट देखोगे कि जो राजा का स्टेटस है ना, वो कैसे दिखाई देता है। जब अगर एक राजा प्रोग्रेस कर रहा है तो इससे क्या समझ में आएगा कि आपका जो डेवलपमेंट है एज अ किंगशिप वो बढ़िया हो रहा है। ऐसे समझ लो कि ये एक स्टेट है, अगर ये डेवलप हो रहा है ना, तो समझ लो राजा डेवलप हो रहा है या राजा बढ़िया है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा ना कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो अकेले हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी को ही प्रॉपर आगे लेके चलोगे। अगर समाज में विकास हो रहा है दैट मीन्स राजा का विकास हो रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं अब ऐड करने वाली हूँ यहाँ पर वो है थेफ्ट वाली बात। कहने का मतलब ये कि अगर आपको लगता है समाज में सब मिलकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब कुछ बढ़िया है, सबको रोजगार मिला हुआ है और सबकी जरूरतें पूरी हो रही है, तो चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस वो कह रहे हैं ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान चोरी कर लेता है, ठीक है, तो रीजन क्या होगा चोरी करने का, वो कह रहे हैं कि आप उसको गलत नहीं मान सकते, क्योंकि उस इंसान ने चोरी क्यों की, क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी रही होगी, धन का अभाव रहा होगा या जरूरतें पूरी नहीं हो रही होंगी, रोजगार नहीं होगा उसके पास। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इस पनिशमेंट को। तो ये बात सही है कि आप उसको तब जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई हमने तो तुम्हें सब दे रखा है, फिर भी तुम्हें चोरी की जरूरत पड़ गई, ये कैसे हो गया, तो ये चीज गलत हो जाएगी, राइट। तो इस चीज की बात की गई थोड़ी सी कि चोरी करने के बाद भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने यहाँ का जो सर्वाइवल वाला सिस्टम था वो मेंटेन नहीं किया होगा, तभी उस बंदे को जरूरत पड़ी चोरी करने के लिए, ठीक है। मेन चीज और ये भी थी कि वो कह रहे हैं कि भाई चोरी करने के पीछे रीजन क्या रहा होगा, क्योंकि उसके पास कुछ होगा नहीं, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है, तो दैट मीन्स उसकी मजबूरी थी ये चोरी करना। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट था। अब बात आ रही है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन अग्नसूता। अग्नसूता में क्या कॉन्सेप्ट है स्टेट का। अग्नसूता के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो दिग् निकाय टेक्स्ट है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन है स्टेट का बुद्धिज्म में, इसको मतलब फाइंड आउट किया गया थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन ऑफ नेचर, कि जिस तरीके से आप ये देखो कि मतलब पूरे ब्रह्मांड का विकास हुआ है ना, कि पूरा यूनिवर्स जिस तरीके से विकास हो रहा है या चीजें हो रही हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ब्राह्मणिकल वाला जो है ना कॉन्सेप्ट की, जो जैसे और थ्योरीज में हमने पढ़ा है कि थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म वाला कॉन्सेप्ट ऊपर है, या फिर जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है आप उसमें पढ़ोगे कि दिखाई देता है कि किस तरीके से ओनली मतलब जो राजा है वो वही बन सकता है या फिर उन्हीं को अथॉरिटी है। यहाँ बुद्धिज्म वाले कॉन्सेप्ट में वो वाली चीज अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। सो ये बात करें जिस तरीके से पूरा ब्रह्मांड का विकास हुआ है ना, तो आप ये देखोगे कि जब मतलब ये सारी चीजें हो रही थी तो उसी टाइम पे कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन भी आ गया था। तो इस डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो स्टेट है वो एक्सप्लेन करता है बेसिकली दो इवोल्यूशन की थ्योरीज को। एक तो इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मोलॉजी, नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ये समझो कि जब हम ब्रह्मांड के विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक हो रहा है निर्विज्ञान के विकास की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्लैनेट ने शुरू किया मूव होना, है ना, रिवॉल्व होना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से ऐसा कहा जाता है कि मतलब था क्या, ओनली सिंगल मास ऑफ वाटर था। ये बात सही है कि मतलब आप ये देखो कि जो मेजर चीजें है ना, ऑब्सक्रूटी हो गई, डार्कनेस हो गई, लिविंग बीइंग हो गए, मतलब ये सब ना बहुत सिंपली बीइंग थे, मतलब बहुत आराम से चीजें चल रही हैं, सब कुछ मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन होना शुरू हो रहा है, मतलब इनका पनपना शुरू हो रहा है।
ये बात सही है कि गर्थ वो जो ग्लोब है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मतलब वो अपनी मतलब धीरे धीरे आप देखोगे कि एकदम से तो डेवलपमेंट नहीं आया था ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट आया था, ये तो हम सबको पता है। तो जब धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो रहा है तो जो लिविंग स्पीसीज हैं अलग अलग पेड़ पौधे की, जानवरों की, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, जरूरत के हिसाब से या एनवायरमेंट के हिसाब से ये पनपना शुरू हो रही है। सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस हो गए, ये सब विजिबल होने लग गए उस टाइम पीरियड में। और ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर मतलब एक होता है ना कि मतलब सब कुछ एकदम न्यू न्यू इवॉल्व हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें जानने को मिल रहा है जब लिविंग बींग्स ने क्या क्या फ्लू करना शुरू किया है ना, विद सेल्फ ल्यूमिनियस लाइट। मतलब कहने का मतलब ये कि जब एक लिविंग बींग को समझ में आया कि किस तरीके से उनको अपना ग्रो करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर मतलब डेलिशियस सॉइल अपीयर होनी शुरू हुई अर्थ के ऊपर। जब अर्थ के ऊपर मिट्टी आनी शुरू हुई, और जब मिट्टी थी अवेलेबल पर ज्ञान नहीं था, है ना, जैसे मिट्टी आई तो धीरे धीरे पेड़ पौधे पनपने शुरू हुए। तो ये वो वाला टाइम था जिस टाइम पर मतलब जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग का टाइम पीरियड था कि वो जो भी अवेलेबल था, क्योंकि अब तो हमारे पास इतनी सारी चीजें कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल है, उस टाइम पर बहुत लिमिटेड चीजें अवेलेबल होती थी। तो सर्वाइवल के लिए वही कंज्यूम किया जाता था जो उस टाइम पर अवेलेबल था। द टेस्टी अर्थ वॉज फर्स्ट टेस्टेड बाय लिविंग बींग विद देयर फिंगर टिप एंड देयर फिजिकल अपियरेंस ऑल्टर्ड। कहने का मतलब ये कि अब मतलब ये अर्थ को टेस्टी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अर्थ से ही तो सारी चीजें मतलब उगाई जा रही है ना वो सारी चीजें, और जब आप उसको टेस्ट करते हो तो जब टेस्ट किया गया तो डेफिनेटली फिंगर टिप्स का मतलब जो हमारे हाथ की जो फिंगर टिप है इनका यूज किया गया, राइट। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भटकता हुआ तुम्हें लग सकता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, बट ऐसा अग्निसूत्र के टेक्स्ट में है गिवन, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। तो इसलिए थोड़ा मतलब ये मत सोचना कि ये हम कौन सी अलग सी दुनिया में पहुंच गए, कैसी बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड गिवन है तो हम उसी को ही फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, इसके अलावा ऑल्दो देयर वर ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ ड्यूरिंग कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये बात सही है, जिस टाइम पर कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा था ह्यूमन बींग्स थे। ये बात डिस्कवर की गई धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो नहीं पता था मतलब मेल फीमेल मतलब ये सारी चीजें नहीं, उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था ना ध्यान, या चीजें मतलब उस तरीके से नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हो रहा है। सो मेल फीमेल डिड नॉट अपेयर मतलब अंटिल मच लेटर। तो बहुत ज्यादा मतलब एक होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का भी तो इवोल्यूशन हुआ है ना, वी नो दैट कि हमारी बॉडी में कितने चेंजेस हुए, और ऐसा आने वाले टाइम पे कहा जाता है कि इतना भी इवोल्यूशन हो जाएगा कि एक टाइम बाद कुछ चीजें खत्म ही हो जाएंगी, नेल्स का काम नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमारे जो मतलब कान है बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, अंदर वाली साइड से मतलब देखा जाए तो अंदर है मेन कान, तो ये तो ऊपर से सिर्फ मतलब उसका आउटर लेयर है, तो क्या पता आने वाले टाइम में शायद वो खत्म हो जाए। तो मतलब जैसे अब ह्यूमन बींग की पहले टेल होती थी बट अब नहीं होती, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से जैसे इवॉल्व हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। शुरुआत में ऐसे ही राइस को सिर्फ चावल खा के चला करता था सब कुछ, ठीक है, पर ये धीरे धीरे टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी जैसे आप देखोगे ना अलग अलग तरीके की फसल आने लग गई, उनका वो हुआ, सेम ऐसे ही ह्यूमन बींग की बॉडी में भी धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आने लगे। और ये सारी चीजें आप और देखोगे जब हमारे हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं तो और ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो सेम वही कि जब सेक्सुअल बिहेवियर नोटिस किया गया तो इवेंचुअली चेंजेस नोटिस होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है आपका पीपल कम टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ गैदरिंग एंड स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। अब शुरुआत में क्या होती थी, लोग घूम रहे हैं खाने की तलाश में, ठीक है, खाना ढूंढ रहे हैं और काम चल रहा है, भाई आज का खाया, अब एक टाइम का खा लिया, अब नेक्स्ट टाइम के लिए फिर खोज करेंगे, फिर खाएंगे, ये सब चल रहा है। धीरे धीरे क्या समझ में आया कि यार इसको स्टोर करके रख लेते ना, बचा के रख लेते, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तब खा लेंगे। मतलब ये इवोल्यूशन की बात हो रही है, जब ह्यूमन बींग इवॉल्व होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे उसको चीजें समझ में आ रही है कि भैया हमें कैसे सेटअप करना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, एकदम से चीजें नहीं थी ना। तो वही कि फूड स्टोर करने का कॉन्सेप्ट बढ़िया आया, ये समझ में आया, इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है प्रॉपर्टीज का। क्योंकि मतलब एक होता है कि आप जब अन्न उपजाना सीख लोगे कि हाँ भाई हमें अनाज उगाना आ गया, सो दैट मीन्स कि प्रोडक्शन आ रही है, तो प्रोडक्शन आ रही है तो लैंड को किस तरीके से यूज कर सकते हो, वो चीजें मेंशन की गई, ठीक है। बिगिनिंग जो था सोशल रिलेशनशिप का, यही सारी चीजें थी कि जब कमेंसमेंट होना शुरू होता है किसका, सोशल सिस्टम का। देखा जाए तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी ईज के लिए करना शुरू किया था, और यही चीजें धीरे धीरे सोशल सिस्टम का पार्ट बन गई है आपकी। जो इश्यूज हैं सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी के बुद्धिस्ट के लेंस से अगर हम देखें तो आप इसमें देखोगे जो वाइडली एक्नॉलेज किया गया है ना बुद्धा की जो टीचिंग है, ऐसा कहा जाता है आप इसको सारी ह्यूमैनिटी पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई भी किसी भी रेस का, कास्ट का, जेंडर, स्किन कलर, विजडम, ठीक है, अनवाइजनेस, वेल्दी, पॉवर्टी, मतलब कुछ भी हो, हर जगह ये यूनिवर्सली ये जो टीचिंग है अप्लाई होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं इंडिया में ही अप्लाई होंगी, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन में चाहो तो आप इन थ्योरीज को लगा सकते हो, ठीक है। जो बुद्धा है वो एब्सोल्युटली रिजेक्ट करते हैं सोशल पॉलिटिकल मिलियू को, ठीक है। रीजन क्या, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि मतलब ये बात सही है कि मतलब ऐसा कहते हैं कि कुछ राइट आपको बाय बर्थ मिलते हैं, तो ये वाली बात भी सही है कि कहीं ना कहीं इस चीज को भी तो मतलब
क्रिएट किया गया होगा ना, मतलब मेकअप किया गया होगा। मेकअप समझ पा रहे हो ना, कि आप उस टाइम को इसको पूरा सेटअप करते हो, तो कभी ना कभी तो इस चीज को सेटअप किया गया होगा। इंस्टेड वो डिवाइस करते हैं अपनी खुद की ऑन फिलॉसफी को, जिसमें उनके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी जो ह्यूमन बींग है ना, उन सबको ना सारे राइट्स इक्वली हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि औरतों को आपने लिमिटेड राइट्स दे रखे हैं पर मैन को नहीं दे रखे, या फिर मेंस में भी ऐसा होता था ना उस टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम पे, कि जो व्हाइट मैन हैं तो उनको ज्यादा है, या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको थोड़े ज्यादा है एक्स्ट्रा, या कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था कि जो आपके ऊपर की कास्ट है, जैसे ब्राह्मण हो गया है ना, क्षत्रिय हो गया, उनके पास बहुत ज्यादा राइट्स हैं या उनको थोड़े ज्यादा प्रिविलेजेस हैं। बुद्धिज्म में ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इंसान हो तो आपको सबको इक्वली क्या है, सारे राइट्स हैं, ठीक है। बुद्धा की जो टीचिंग है वो एम्फेसाइज करते हैं इक्वालिटी के ऊपर, इक्वल राइट्स के ऊपर, कि सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं सबको इक्वली राइट मिलेंगे, ठीक है। वो स्ट्रेस करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपकी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं आप सबको इक्वली क्या करोगे, राइट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो वो सबको मतलब रिस्पॉन्सिबल वो करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 प्राइमरी जो टीचिंग है बुद्धिज्म की, ठीक है, वो जो 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बात करते हैं और जो फॉलोअप भी होते हैं, ठीक है। और ये बात सही है कि आप इन तीनों को ना अपने आंसर में मतलब लिख के आएंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो यू नीड टू मेंशन। और चाहो तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब फ्लो चार्ट वगैरह क्रिएट करके भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट है आपका तिलकाना, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि 3 जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। एक है मेटा, मतलब लविंग काइंडनेस की बात हो रही है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कर्म, कर्म का नियम, कि ये कर्म को बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं, कि जैसा आप कर्म करेंगे तो उसके हिसाब से ही चीजें मतलब आपको मिलेंगी रिवर्स होके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को नोट करोगे कि जो इनके प्रिंसिपल्स है ना, वो वेल नोन जो प्रिंसिपल है इनका, जो तिलकानास वाला है, आप उसमें देखोगे तो बेसिकली इन्होंने 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। तो अगर हम उसका नाम देखें तो अनिकट, ठीक है। अनिकट मतलब वो कह रहे हैं कि एक तरीके से इम्पर्मानेंस, मतलब नश्वरता बोल देते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, दुखता, ठीक है, दुखता। तो दुखता की मतलब पीड़ित की स्थिति, ठीक है। और थर्ड वन है आपकी कौन सी, अनंतता, मतलब नॉन सेल्फ। तो ये 3 जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मेजर है जो बुद्धिज्म में फॉलो अप होते हैं। ये 3 एस्पेक्ट एक साथ फॉलो अप होते हैं और इनको यूनिवर्सली मतलब कैरेक्टरिस्टिक माना गया है, कि आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाके अगर नोटिस करोगे तो ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। कास्ट को उन्होंने प्राइमरी फैक्टर माना, क्योंकि मतलब वो ये कहते थे कि जो मतलब बुद्धा मतलब जब अपने जिस टाइम पर वो लिख रहे हैं ना, तो वो ये देखते थे कि लोगों की जो लाइफ है इस टाइम पर बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल हो रही है कास्ट की वजह से हो रही है, कि अगर कोई पर्सन है जो पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कुछ अंडर सर्कमस्टांसेस दे दोगे ना पर्टिकुलरली, कि आप ये वाला काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो मतलब पूरी लाइफ टाइम उन्हीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलेगा। बट जब हम बात करते हैं बुद्धा के कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, अगर आपको लगता है तो ये सीधी सी बात है कि जाति को बदला जा सकता है। जैसे एक टाइम का कॉन्सेप्ट ये था कि जाति नहीं बदल सकते, पर आज के टाइम पे मतलब बुद्धिज्म के टाइम पर ये कॉन्टेक्स्ट वो लेके आए कि भाई आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझो, कि कास्ट अगर कोई बदलना चाहे तो बदलने दो ना, मतलब क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट को दिया लोगों को और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ कि लगे तो कास्ट चेंज कर सकते हो। ये बुद्धा के राइटिंग्स में आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ब्रदरहुड के जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। लव की प्रैक्टिस कराई, सिंपैथी की, ठीक है, कंपैशन। इन्होंने प्रोक्लेम किया किसको, इक्वालिटी को, कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं भाई हर कोई इक्वल है, हर कोई प्यार डिजर्व करता है, हर कोई में भाई बंधुत्व होना चाहिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ चाहे कास्ट कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने बात की। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं सारे मेल्स में भाई बंधुता हो ना, वो कह रहे हैं सब में बीइंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट बीइंग ह्यूमन। सो बुद्धा का कॉन्सेप्ट आते ही ना माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, कास्ट वगैरह को अवॉइड करते हैं, जेंडर वगैरह को सबको हटाते हैं, कहते हैं कि सब कुछ एक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट देते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो सोसाइटल बायसनेस है ना, वो इनको दिखाई पड़ती है, तो वो कहते हैं जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो अप करते हैं। तो जो ह्यूमन बींग है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि वो क्या है, भगवान का बच्चा है ना, सन ऑफ गॉड है वो। तो एग्जाम्पल किया गया कि अ वुमन हैज नेवर बिफोर बीन अकॉर्डेड अ डिग्निटी कंपेरेबल ऑफ दैट ऑफ अ डिवाइन डॉटर। कहने का मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं इसमें कि एक स्त्री को कभी भी मतलब इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि उसको एक दिव्य बेटी की तरह माना गया हो, या फिर उसको मतलब एक रिस्पेक्ट दी गई हो जो इन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में दी, किसने, बुद्धा ने, ठीक है। आप इनकी राइटिंग्स में देखते हो ये वाली बात भी सही। आप इसमें देखेंगे कि जो बुद्ध की जो राइटिंग्स है ना, आप उसमें देखोगे किस तरीके से उन्होंने मतलब ब्लेम भी किया है कि जो भी क्लैमिटीज होती है ना, जो भी इंसान इस वर्ल्ड में या फिर आने वाले सालों में एक्सपीरियंस करेगा, उसका मतलब कहीं ना मतलब रीजन भी आप ही हो। इसके अलावा बुद्धिस्ट की जो डॉक्ट्रिन है ऑन दी अदर हैंड वो ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मतलब जितनी भी ये बाधाएं आ रही हैं या फिर जितने भी ये डिस्क्रिमिनेटरीज व्यू हैं टूवर्ड्स विमेन को लेकर, तो ये कहीं ना ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि रिलीजियस बिलीफ में तो सारी चीजें फॉलो अप ही नहीं कर रहे हैं वो,
विदाउट अ डाउट द बुद्धा वॉज द फर्स्ट रिलीजियस लीडर टू प्रोवाइड इक्वल। देखो ये बात सही है कि बुद्धा उस टाइम के मतलब पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने विमेन्स को बिल्कुल इक्वल और अनहिंडर्ड चांसेस दिए थे कि विमेन चाहे तो अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आराम से कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और इस बात को बहुत प्राउडली मतलब उन्होंने क्या किया था, अनाउंस भी किया कि हाँ भाई मतलब प्रोनाउंस कर रहे हैं वो उस चीज को कि एज अ विमेन, मतलब आप ये मत सोचो कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। नो, यू हैव कैपेबिलिटी इफ यू वांट योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट मीन्स यू कैन इजीली, राइट। तो इसकी बात हुई। इसके अलावा जो बुद्धा है वो रेगुलरली अटैक करते थे और क्वेश्चनिंग करते थे जो एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड वाले लोग होते थे, ठीक है। क्योंकि ये सही बात है कि हमेशा मतलब उन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस रहता था कि विमेन को मतलब रिलीजियसली बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करना है ना, या फिर सोसाइटल ग्राउंड में बहुत ज्यादा मतलब बैकअप मतलब ऐसे मतलब पीछे पीछे रखते थे, ठीक है, कि बैकअप ऑप्शन है या फिर बैकग्राउंड में वो काम करेंगे पर कभी भी फ्रंट लाइन नहीं आएंगे। जबकि बुद्धा ने हमेशा इस चीज के ऊपर अटैक किया और मतलब कंटिन्यू कोशिश किया कि विमेन के फेवर में वो अपनी बातें रखें और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी या माहौल प्रोवाइड करें। बुद्धा ने मतलब कंसंट्रेट किया किस चीज के ऊपर कि वो चाहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है सोशल व्यू में आए विमेन्स के परस्पेक्टिव में, कि हम औरतों को लेकर जो थॉट प्रोसेस बना हुआ है हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें बताया गया कि विमेन्स मतलब वुमेन को ओनली यही नहीं माना जा रहा है कि हाँ भाई वो अंडर कंट्रोल रहेंगी मैन के, जैसे वेस्टर्न कल्चर में फॉलो अप हो रहा था। जो बुद्धिज्म है वो अपने कॉन्सेप्ट में लिबरेट कर रहे हैं विमेन को हर तरीके से, कि आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं, चाहे आपको सोसाइटी में कुछ काम करना है या फिर स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करना है या कुछ भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, दैट मीन्स यू आर फ्री टू डू दिस, राइट। कि एज अ विमेन आपके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। अगर करंट ट्रेंड देखा जाए तो विमेन को रिस्पेक्ट किया जाता है। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी में अगर आप जाके देखोगे तो विमेन को बहुत रिस्पेक्ट बहुत ऑनर किया जाता है, ठीक है। और ये बात सही है कि वो इक्वली जैसा मेल जो भी टर्म एंड कंडीशन या फिर जो भी रिस्पेक्ट ऑनर को फॉलो करता है ना उनकी कम्युनिटी में, आज भी सेम विमेन सेम लेवल पर मतलब एग्जैक्ट सेम लेवल पर मतलब फॉलो अप होती है, ठीक है। सेम वे पर जो विडो हैं, विडो विमेन्स हैं, ठीक है, उनके भी राइट्स वगैरह उनके जो स्टेटस हैं जैसे अदर विमेन के सेम ऐसे ही है। मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि नहीं वो आप तो विडो हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नहीं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, इवन यू आर फ्री टू गेट मैरिड विद मतलब समवन एल्स ऑल्सो, ठीक है। कि अगर आप मतलब विडो हो गए हो तो जरूरी नहीं है कि आप किसी से शादी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं जी एक ही बार शादी होती है, अब विडो होने के बाद आप शादी नहीं करोगे, तो वहां ये कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो बुद्धिज्म है वो एम्ब्रेस करते हैं हर किसी को कि कहीं ना कहीं आपको जो फेटर्निटी है, जो बंधुता है, उसको शामिल करना है। आपको बिल्कुल कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी है क्योंकि हर किसी के पास इक्वल राइट है, ठीक है। हर कोई इंसान है और मतलब सारे मैंस हैं जो वो इक्वल हैं, वो इस चीज को डिफेंड करते हैं। इसके अलावा जो बुद्धिज्म है वो कभी भी मतलब डिसमिस नहीं करते, डिसरिगार्ड नहीं करते इनइक्वालिटीज को, क्योंकि ये बात सही है कि जो इंडिविजुअल्स है सबके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ठीक है। एनवायरमेंट अलग है, पास्ट कार्मिक इन्फ्लुएंसेस अलग अलग हैं सबके। दैट इज ट्रू कि आज के टाइम पे आपके साथ कितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, बट हम कौन होते हैं ना मतलब आपके साथ मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करने वाले, तो ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया। इसके अलावा जो बुद्धा है वो फाइट करते हैं कि हर किसी के पास मतलब इस चीज का राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सेल्वेशन को प्राप्त करना है तो डेफिनेटली दे आर फ्री टू डू दिस, ठीक है। वो प्रैक्टिस करनी है, वो रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, आपको अपने आप को उस लेवल तक उठाना है, समझ रहे हो। तभी तो ये इंडिविजुअल की बात करें ना कि उसकी अपलिफ्टमेंट करना है, सो दे टॉक अबाउट दिस। तो यू आर फ्री टू डू एंड एवरीवन इज फ्री टू डू, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं कि आप ओनली मेल होकर आप इस काम को कर सकते हो, नहीं, ठीक है। इसके अलावा वायलेंस की बात हो रही है कि ये कहीं ना कहीं जैसे जंगल राज है ना, जंगल राज का टाइम था तो मतलब उनको ये चीज रियलाइज हुई कि भाई मतलब जो भी मतलब लॉ ऑफ लैंड है वो होना चाहिए ताकि नॉन वायलेंस रहे। और मतलब जो भी लोगों के अंदर जितनी भी ये चीजें आ रही है ना मतलब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी लेजिस्लेशन वगैरह बनाया गया, कि जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया कि लोगों को जो मटेरियल और जो स्पिरिचुअल गोल है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो, लोगों को जस्टिस मिले, ठीक है। बाकी सॉरी वो बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा। इसके अलावा हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में अगर आप देखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया गया स्टेट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी, अदर एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन सोसाइटी के से रिलेटेड थे वो हमने देखे। ये बात सही है कि थोड़ा सा क्रिटिकली भी देखा गया इस चीज को कि किस तरीके से ह्यूमन रेस में गवर्नमेंट मतलब अपना वर्क कर रही है या फिर राजा वर्क कर रहा है या गवर्नेंस कर रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि जिस तरीके से वो शासन कर रहे हैं वो चीज बहुत मैटर करती है। फंडामेंटल जो टीचिंग थी बुद्धा की वो हमने देखी कि वो इम्पर्मानेंस, सफरिंग, एब्सेंस ऑफ सेल्फ, ये जो आइडिया थे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं मास्टर टीचिंग और उनके स्पीचेस में। आप देखोगे कि उन्होंने किस तरीके से बात की कि इक्वलिटी होनी चाहिए, विमेंस को वैल्यू करने की बात करें, सेलिब्रेशन के लिए वो कह रहे हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर कोई इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा मतलब विमेंस को मतलब पूरा हर तरीके से उन्होंने मतलब एक होता है ना फ्रीडम दिया है हर कॉन्टेक्स्ट में, फ्रीडम को उन्होंने कंबाइन किया और रियलाइजेशन के ऊपर मैन काइंड की बात करी, कि पीस की बात करी, परफेक्शन की बात करी, इंडिविजुअल के किसकी बात करिए, अपलिफ्टमेंट की बात करिए। तो आप इन सबको भी मिलाकर अपना कंक्लूजन तैयार कर सकते हो। यहाँ तो मैंने बेसिक दिया है,
अदरवाइज कंक्लूजन का मतलब यही होता है हमने जितना बड़ा उसको कंक्लूड करना है, तो आप इस तरीके से करोगे। बुद्धा की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो सर्व करती है किस तरीके से फ्यूचर पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क करते हैं, जो करंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है वो उस चीज को फॉलो अप भी करती है, राइट। और ये सारी चीजें हम देखते भी हैं, पर हाँ एग्जैक्ट नॉट इन सेम मैनर, पर कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं। तो इसकी बात हो गई। इसके अलावा ये आपकी जो यूनिट 6 है वो खत्म हो गई है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज इसको वापस से सुन लेना, भले ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के सुन लेना, ताकि रिवीजन हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय, टेक केयर।